हेलो बच्चों, वेलकम टू इसी का आइकॉनिक मैथ्स। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करने चाह रहे हैं बच्चों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज हम इस सेशंस में से रियल नंबर के बारे में करने जा रहे हैं। रियल नंबर में से हम समझेंगे इसके वैसे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नंबर के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से रेशनल नंबर होगा, कौन इरेशनल नंबर होगा। ये सब के बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे, उसके बेसिक को जानेंगे। आखिर दो इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, उसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में से बात करेंगे। इसका डिफिनेशन जानेंगे। बहुत सारे नंबर्स जो हैं, जैसे रियल नंबर हो गया, रियल नंबर में से आ जाते हैं जो कैटेगराइज किया जाएगा रेशनल, इरेशनल। रेशनल में से अगर आप आ जाएंगे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर्स को हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे और उसके वैसे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। एचसीएफ और एचसीएफ का वास्तविक मतलब क्या होता है समझेंगे। डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या है? कहता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसे एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। आप नेचुरल नंबर काउंटिंग करना है तो किसी भी वस्तु की जो आप काउंटिंग करते हैं तो आप 1 से प्रारंभ करते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है तो आप 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नेचुरल नंबर है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि काउंटिंग कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है, वो हमेशा लगातार आगे की ओर बढ़ते रहेगा, है ना बच्चों। अब इसमें से कुछ कह रहा है कि काउंटिंग नंबर जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं वो है क्या। तो 3 हमारा नेचुरल नंबर है। यस, 3 हमारा नेचुरल नंबर है। 12, हाँ भाई 12 भी हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 काउंटिंग में आता ही नहीं। काउंटिंग तो 1 से प्रारंभ होता है, -1 तो हो नहीं सकता है, 18 होगा। 1.5, कभी किसी वस्तु को 1.5 हम काउंट नहीं करते। या आपके पास 10 पेन है तो आप ऐसा नहीं करते कि 1 पेन 1.5 पेन, ऐसा नहीं है। यानी कि 1.5 भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। -18 तो होगा ही नहीं। 9 हमारा काउंटिंग में आता है, 9 -9 नहीं होगा, -100 नहीं होगा। ये सारे नेचुरल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर हैं और कुछ नेचुरल नंबर नहीं हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है होल नंबर क्या है। कहता है काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर हमारा जो आया था, नेचुरल नंबर जिसे हम लोग काउंटिंग करते थे, 1 से प्रारंभ हुआ था, और इसमें से केवल 0 को ऐड कर दीजिए, कहा जाता है कि ये हमारा होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर को W के द्वारा आप डिनोट करेंगे, और W इज इक्वल टू 0 1 2। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा वो 0 होगा। इसमें से कह रहा है कि कौन सा होल नंबर है। 3 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, 100 होल नंबर है, 50 होल नंबर है। लेकिन -15 की बात करें तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ना ही ये काउंटिंग में आता है, और काउंटिंग के अलावा केवल 0 को इंक्लूड किया गया है। अगर हम 3 का बात करें तो 3 जो है वो नेचुरल नंबर भी है। 3 क्या है? होल नंबर भी है ना। क्योंकि काउंटिंग नंबर जितने सारे हैं वो नेचुरल भी है और होल भी है। 0 क्या है? तो 0 केवल होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं। इंटीजर्स क्या है? कहते हैं नेचुरल नंबर 0, और जो नेचुरल नंबर है उसके निगेटिव कर दीजिए, तो जो पूरा सेट बना उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इसे आई या जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में से
क्या क्या आ सकते हैं? तो 1 2 3 4 ये इन्फिनेटिव तक नेचुरल नंबर जो होता है। 0 जो होल नंबर में आते हैं, तो 0 से लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा नेचुरल नंबर है। 0 से अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो होल नंबर हो जाए, और जो नेचुरल नंबर है उसी का नेगेटिव फॉर्म अगर लिख लिया जाए तो ये पूरा जो सेट बना वो होल इंटीजर्स का होगा। अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट में से क्वेश्चंस भी दिया होगा, नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखिए। अगर हम आपसे पूछे कि 3 अब क्या क्या है, तो पहले तो 3 हमारा काउंटिंग में आता है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। फिर 3 क्या है, तो आप कहेंगे 3 ये होल नंबर में भी आ जाएगा। और फिर पूछेंगे कि 3 क्या है, तो आप कहेंगे इंटीजर्स भी है, यानी कि 3 सभी कुछ है। 0 क्या है, तो 0 होल नंबर हुआ। 0 क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर में ये आता ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें -2, तो -2 क्या क्या है, नेचुरल है नहीं, होल नंबर है नहीं, तो ये क्या है, ये केवल इंटीजर्स है। तो निगेटिव में से जो भी है वो केवल इंटीजर्स होगा, वो होल नंबर नहीं होगा, ना ही नेचुरल नंबर होगा। आपको इतनी बातें समझ में आया? अगर नंबर लाइन पे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1 से जब स्टार्ट करते हैं तो ये इन्फिनिटिव तक जो चलता चला जाता है, इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और यही पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और -1 -2 -3 ये जो चला गया है, ये हमारा नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा, या फिर इसे आप नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक जो रेड कलर में से आपको दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर है। ये नहीं कि इसके बीच का आएगा 1.5 2.5, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये नेचुरल नंबर है। इसमें से 0 को इंक्लूड कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा हमारा होल नंबर हो गया, और निगेटिव भी ऐड कर दीजिए तो वो पूरा का पूरा हमारा इंटीजर्स हो गया। आप इस बात को समझ पाए होंगे। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि -5 क्या है, तो आप कहेंगे ये ओनली इंटीजर्स है। 2 क्या है, तो आप कहेंगे 2 तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये इंटीजर्स भी है ना। 0 क्या है, होल नंबर है, और क्या है, इंटीजर्स है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 आया, इसमें से केवल 0 इंक्लूड आ गया तो ये होल नंबर आ गया। अगर हम इसमें से नेगेटिव इंक्लूड कर देंगे तो इंटीजर्स हो गए, यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर्स है, जिसमें से नेगेटिव 0 और नेचुरल नंबर है। होल नंबर में से 0 और नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर खुद काउंटिंग नंबर्स हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया पॉजिटिव नंबर क्या है। कहते हैं जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। जो विदाउट साइन लिखा गया हो, जो बिना साइन का लिखा गया हो, बिना चिन्ह का, जैसे 5 लिख दिए, इसके आगे कुछ नहीं तो यानी कि ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव लिखने के लिए माइनस का साइन देना पड़ता है, और जो माइनस में होता है यानी कि जो नेगेटिव होता है, यानी कि जो 0 से छोटा हो। तो आप पूछेंगे 0 क्या होगा, तो देखिए बच्चे, हमारा नेगेटिव नंबर जो 0 से छोटा होगा, आप इसे माइनस के रूप फॉर्म में लिख लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर्स में से आ जाते हैं। अगर हम 0 की बात करें तो 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो 0 क्या है, न्यूट्रल है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को आप ना ही पॉजिटिव कहेंगे और ना ही नेगेटिव कहेंगे। 1 क्या है, तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा। और -5 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा नेगेटिव नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, जिसे आप लोग नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हैं, ये सब का सब पॉजिटिव होता है।
जीरो क्या है? जीरो तो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, और निगेटिव नंबर की बात करें तो जीरो से जो छोटा है वो निगेटिव नंबर। और नंबर लाइन की एक खास बात होती है बच्चे कि आप जब इसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। इससे आप ग्रेटर और स्मॉलर का पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी चीज का जिक्र हम आगे किए हैं, आगे हम समझते हैं इस बात को। सबसे पहले अगर कंपैरिजन किया जाए दो नंबर का, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से जो राइट की ओर लिखा हुआ है, राइट साइड में से, वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि निगेटिव नंबर दिया हुआ है और पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। नंबर लाइन पे हम इसको देखते हैं। निगेटिव नंबर कौन सा साइड में है? ये हमारा लेफ्ट साइड है। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में से सारे के सारे निगेटिव नंबर है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है। तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा, क्योंकि वैल्यू लेफ्ट टू राइट हमारा इंक्रीज करता है। वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो राइट साइड में से पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्या है? निगेटिव है। तो लेफ्ट हमारा लेफ्ट साइड में से, यानी कि निगेटिव नंबर स्मॉलर होगा किससे? पॉजिटिव नंबर से। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा यही कर रहा है। और नेगेटिव नंबर जीरो से भी छोटा होता है, जीरो से भी स्मॉलर होता है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में से नेगेटिव नंबर है। तो राइट साइड में कौन है? राइट साइड में जीरो है, तो राइट साइड में जो जीरो होगा वो ग्रेटर होगा। तो यानी कि नेगेटिव नंबर जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे? जीरो से। या फिर आप इसे कह सकते हैं जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। वही चीज अगर दो नेगेटिव नंबर दे दिया जाए तो इसके देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप यहाँ पे समझिए। ये हमारा नंबर लाइन है, कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। दो नेगेटिव नंबर, सबसे पहले हम -4 की बात कर ले और -1। इसमें से आपसे हम पूछ रहे हैं कि राइट साइड में कौन सा है, तो आप कहेंगे कि राइट साइड में -1 है। तो -1 जो होगा वो ग्रेटर होगा -4 से। पहले चीज को आप समझिए, जो राइट साइड में है वो ग्रेटर है और जो लेफ्ट साइड में वो स्मॉलर हो। दूसरी बात है, हम -1 और -4 का कंपैरिजन किए थे। अब आप जो है थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव में प्लस में आप क्या कहेंगे कि 4 बड़ा है, 4 ग्रेटर है। और वही चीज निगेटिव में जस्ट इसका उल्टा होता है। जो पॉजिटिव में बड़ा है वो निगेटिव में छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ पे -4 को आप क्या कहेंगे? स्मॉलर कहेंगे। इसके दो तरीके हम आपको बताएं। सबसे पहले आप नंबर लाइन पे इसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन लेफ्ट साइड में है और कौन राइट साइड में है। जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। जैसे -1 हमारा राइट साइड में है और -4 हमारा लेफ्ट साइड में है। तो -1 हमारा बड़ा हुआ, -4 हमारा छोटा हुआ। दूसरा चेक करने का तरीका है, दो नंबर को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम जब नंबर की बात कर रहे हैं
तो हम उसमें से सोचे कि इस बात को जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना क्लास 10 तो पास कर जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऑफलाइन बैच में से हम देखे हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है। चलिए, कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वो समझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो हमें तो उन सारे बच्चों को लेकर के चलना है। हम बात कर रहे हैं थे कि -1 और -4 के कंपैरिज़न की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पॉज़िटिव में देखिए इसे। जब आप इसे पॉज़िटिव में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि -4 और -1 को जब हम दोनों को प्लस में करते हैं, तो एक 1 आता है और एक 4 आता है। तो दोनों का पॉजिटिव में जो वैल्यू है उसमें से -4 बड़ा है, तो नेगेटिव में क्या होगा, -4 छोटा होगा। तो -4 इज स्मॉलर देन -1। चलिए बच्चे, हम इसी बात का यहाँ पे जिक्र किए हैं कि द नंबर दैट इज कंसिडर्ड ग्रेटर इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट इज द सेम नंबर दैट इज द कंसिडर्ड स्मॉलर इन द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए 5 है और 4 दिया हुआ है। ग्रेटर में से अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो 5 हमारा ग्रेटर होगा। अगर नेगेटिव, अगर इसी को कर दिया जाए, दोनों को नेगेटिव कर दिया जाए, तो -5 जो होगा वो स्मॉलर होगा। उम्मीद है बच्चे कि आप इस बात को समझ गए होंगे और कभी आप इसे भूलेंगे नहीं। अब हम नंबर में से और भी आगे चलते हैं, और भी टाइप्स के नंबर हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवन नंबर। कहते हैं जो नंबर 2 से डिविजुअल हो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। इसमें से 2 से डिविजुअल कौन-कौन सा होता है? तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, ये सब में से कोई भी वंस डिजिट या यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट हो, तो वो क्या होगा, 2 से डिविजुअल। और जो 2 से डिविजुअल है उसे ही तो हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 12, इस प्रकार से और भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सब 2 से डिविजुअल होंगे और वो इवन कहलाएंगे। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजुअल है, यानी कि 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। यानी कि अगर हम 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम 2n के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो भी नंबर 2n के फॉर्म में होगा, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, 2 से डिविजुअल होगा, और इसे हम इवन नंबर कहेंगे। बच्चे, उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। ऑड नंबर की बात करें तो जो नंबर 2 से डिविजुअल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाता है, और इसे हम 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3, 5, 7, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिविजुअल। डिविजुअल का अर्थ क्या होता है, ये भी बात आप हमसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 से हम किसी नंबर को डिवाइड दे रहे हैं, सपोज दैट 4 में, तो हम कहते हैं 2 2 जब 4 आता है, 0 आया, रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आया। इसका मतलब है कि ये 2 से जो है 4 डिविजुअल है, यानी कि 4 इज डिविजुअल बाय 2। यानी कि डिविजुअल हम तभी कहेंगे जब रिमाइंडर 0 आए। इस बात को आप समझिएगा। और जब 0 नहीं आएगा तो नॉट डिविजुअल होगा, और जो डिविजुअल 2 से नहीं होगा उसी को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो 2n तो हमारा डिविजुअल है, अगर इसमें से 1 को ऐड कर दो तो ये हमारा ऑड कहलाएगा। 2n इवन है, इसमें से +1 करेंगे ऑड आ जाएगा। जैसे 4 है, तो 4 हमारा इवन नंबर है, इसमें से आप +1 जैसे ही करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है। 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम उसी प्रकार से बात करें कि कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9 ले लेते हैं, तो 9 में से अगर +1 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑड में से जब आप +1 करोगे तो इवन आ जाएगा, और इवन में से +1 करेंगे तो आप ऑड आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइम नंबर है वो है क्या, तो समझिएगा हमारे बात को। इसके लिए हम दो डेफिनेशन आपके सामने लिखे हैं। एक वैसा नंबर जो केवल 1
और खुद से कटे, कहने का मतलब खुद से डिविजुअल हो, उसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। एक तो 1 फैक्टर्स क्या होता है, जिससे वो डिविजुअल होता है, जिससे वो कटता है, वो फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर में से 1 आना चाहिए और खुद, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप जान रहे हैं कि 2 का फैक्टर एक 1 आएगा और एक खुद 2 आएगा, यानी कि 2 के केवल 2 फैक्टर हुए, एक 1 आया एक खुद। अगर 5 की बात कर ले तो 5 का क्या क्या फैक्टर आ सकता है, 5 किससे किससे कटेगा, किससे किससे डिविजुअल होगा, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, तो 5 का अगर देखें तो 1 से और 5 से, तो यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा और 5 भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। 7 की बात किया जाए तो 7 1 से डिविजुअल है और 7 से डिविजुअल है। 8 की बात करें तो इसका 1 से डिविजुअल है, 2 से डिविजुअल है, 4 से डिविजुअल है, 8 से डिविजुअल, यानी कि 8 का मोर देन 2 फैक्टर आ गया। जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर आया तो हम क्या कहेंगे, 8 जो होगा प्राइम नंबर नहीं। तो कौन से नंबर होंगे, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। जैसे अभी तुरंत हम देखे थे पीछे में से, तो 2 3 5 7 11 13 इसमें से 2 ही केवल इवन नंबर है और बाकी सारे ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर में से अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी हो, तो वो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, वो 2 हमारा आ जाएगा, वो नंबर हमारा 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, क्यों 1 क्यों नहीं है, हम बात किए थे कि कम से कम 2 फैक्टर्स होने। अगर 1 के फैक्टर की बात करें तो 1 का तो केवल एक फैक्टर 1 आता है, तो इसमें से केवल 2 फैक्टर आ ही नहीं सकता है, तो 1 जो है क्या है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो वही हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता, मोर देन 2। जैसे 6 की बात कर लें तो 6 के हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6, यानी कि इसके जो है 4 फैक्टर हैं, और जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाए। कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अब पूछा जाएगा कि 1 क्या है, तो 1 के कितने फैक्टर हैं, केवल एक फैक्टर। चलिए देखते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अच्छा, ये बात पता चला कि 1 तो जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, इसे किसी की भी श्रेणी में नहीं रखा गया। इसीलिए आप इस बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी आपको कहा जाएगा कि कंपोजिट नंबर लिखो या प्राइम नंबर लिखो, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि 1 जो है ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। वही बातें यहाँ पे जिक्र किया गया, नंबर दैट आर नॉट प्राइम एंड कैन बी डिविजुअल बाय अदर देन 1 एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर का सेकंड डेफिनेशन था जो हम पहले भी बात कर चुके। अब यहाँ पे बताइए कि कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा 4 6 8 और 9 आया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में से ही ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट हो लेकिन ऑड हो,
तो इसमें से सबसे स्मॉलर हमारा 9 आता है। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? कहते हैं नंबर का वैसा पेयर जिसका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों नंबर केवल कॉमन जो है 1 से ही कटना चाहिए। इसका जो कॉमन फैक्टर हो वो सबसे हाईएस्ट 1 होना चाहिए, तभी जो है हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे का को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो लगातार आने वाली संख्या है ना, जैसे 10, 11, 2, 3, जो भी लगातार आने वाली संख्या है, जो लगातार क्रम में से काउंटिंग नंबर में से आते रहता है, वो सारे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों का HCF हमेशा 1 आता है। तो जिसका HCF 1 आएगा उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर की बात करते हैं, जहां से हमारा क्लास 10th का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। बच्चे यहाँ तक तो हमारा बेसिक था जो कि हम लोग समझ पाए। अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे कि हमारी समझ को और भी बेहतर हो सके। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। बेस मजबूत होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसी पे तो हमें मकान बनानी है। तो जो भी चैप्टर में से हमें समझना होगा उसके लिए बेस तो तैयार करना पड़ेगा। हम यहाँ पे नंबर्स के इतने सारे टाइप्स हम लोग जिक्र किए, उसका क्या मतलब है, क्यों किए? इसका कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे समझ के लिए, हम जो रेशनल नंबर पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आएगी, हम उस चीज़ को समझ पाएँ, इसके लिए पढ़ें। अब वो सारी चीज़ें आगे यूज होने वाला है, तो जब तक कि हम समझेंगे नहीं तब तक हम यूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आती है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है, अभी तक तो हम फास्ट किए थे काफ़ी चीज़ों को, लेकिन अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्लोली स्लोली समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम अपने दिमाग में से सेट करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक चीज़ को सेट करते हैं। कहते हैं रेशनल नंबर क्या होता है? कहता है ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। क्या? जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाएगा उसे रेशनल कहेंगे? नहीं, इसमें से एक और चीज, एक और कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पे है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। रेशनल और इरेशनल में आप जो कॉन्सेप्ट डिफरेंस नहीं कर पाते हैं उसका वजह ही ये है कि आप कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। अभी तुरंत हम इंटीजर्स पढ़ के आए हैं, इंटीजर्स क्या होता है, और वही होना चाहिए P और Q। और Q का वैल्यू, यानी कि Q कहाँ होता है? नीचे में, यानी कि जब हम इसे PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो Q नीचे में, यानी कि नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/5 ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, दोनों को मिक्स करके समझाएंगे हम आपको कि रेशनल और इरेशनल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशनल है और कौन इरेशनल है। अगर हम बात करें कि 3/5 अगर इसे हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख चुके हैं, यानी कि ये हमारा PYQ के फॉर्म में है। अब यहाँ पे बात आता है कि P का वैल्यू 3 है और Q का वैल्यू क्या है? 5 है ना? P का वैल्यू 3 है और Q का वैल्यू 5 है। क्या 3 और 5 इंटीजर्स हैं? तो अभी हम पीछे पढ़ाएं आपको कि 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं। दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। जब ये दोनों इंटीजर्स है, और क्या दूसरा कंडीशन एक और कह रहा है कि Q 0 के बराबर, यानी कि नीचे में जीरो नहीं आना, तो नीचे में जीरो तो है ही नहीं, नीचे में जीरो तो है भी नहीं। तो यानी कि 3/5 हमारा क्या आया? रेशनल नंबर हुआ। केवल बताइए कि 5 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है?
तो आप कहेंगे यस 5 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे में अगर कुछ नहीं होता है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो हम लोग 5/1 इसे लिख सकते हैं। यानी कि इसे जब हम p/q के फॉर्म में लिखे तो p का वैल्यू 5 आया और q का वैल्यू 1 आया, और दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि 5/1 को हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर। अब एक और नंबर बताइए कि 0 हमारा रेशनल है या इरेशनल। रेशनल का ही जिक्र कर रहे हैं तो 0/1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में लिखे ना, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखे, p का वैल्यू 0, q का वैल्यू 1, तो p हमारा 0 है, q 1 है, यानी कि q तो 0 आया नहीं, ऊपर में 0 है। तो कंडीशन में तो ऐसा नहीं कहा कि p का मान 0 नहीं हो सकता, इस कंडीशन में ये कहा है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, यानी कि नीचे में 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0 हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि वो इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल लेंगे। अभी तो हम बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल ले रहे थे, फिर हम लेंगे एग्जाम्पल्स और भी कठिन। चलिए हम यहाँ पे ही आपको इरेशनल नंबर समझाते हैं। केवल इरेशनल नंबर में से यही फर्क होता है कि इसे p/q के फॉर्म में से इस तरह से ना लिखें कि p और q इंटीजर्स, यानी कि उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो इसको इस तरह से समझिए। सबसे पहले हम देते हैं बाबू √3/2 रेशनल है या इरेशनल। तो आप जब देखेंगे कि √3/2 दिया हुआ है तो इसे आप p/q के फॉर्म में लिख चुके हैं, लेकिन p का वैल्यू √3 और q का वैल्यू 2 है, तो क्या p का जो वैल्यू √3 आया है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। और रेशनल और इरेशनल में से जो है, रेशनल में से आपको हम यही बताए थे कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और यहाँ पे √3 का जो वैल्यू है वो इंटीजर्स है ही नहीं। p का वैल्यू जो √3 है वो इंटीजर्स है ही नहीं, q का वैल्यू जो 2 है ये इंटीजर्स है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है और ये इंटीजर्स हैं, तो p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो यानी कि आप ये इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो √3/2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम और भी बात करते हैं, पाई क्या है। हम लोग मैथ में से पाई के बारे में पढ़ते हैं, पाई क्या है। तो देखिए बच्चों, पाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं हो चुका है, उसके अप्रॉक्स वैल्यू निकाले जा चुके हैं, इसीलिए पाई को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर का। लेकिन वहीं पे इसका एक वैल्यू जो है 22/7, ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों है इसका रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि जब हम इसे p/q के फॉर्म में लिखे तो p हमारा क्या है 22 और q का वैल्यू क्या है 7 है, और ये दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे में 0 नहीं है, यानी कि 22/7 हमारा रेशनल होगा। लेकिन पाई जिसका कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर इसे π/1 लिख लो तो क्या ये पाई जो है इंटीजर्स है क्या, नहीं है। जब इंटीजर्स है ही नहीं, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और इंटीजर्स है ही नहीं तो वो रेशनल ही नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे, इसमें से कोई भी तनिक भी त्रुटि नहीं होगी आप लोग के साथ। और भी बात कर लेते हैं, अंदर √4 जो है वो रेशनल है या इरेशनल। तो आप √4 जब निकालते हैं तो √4 का एक वैल्यू आता है जिसे हम लोग 2 कहते हैं। स्क्वायर रूट है 4 का, लेकिन इसका वैल्यू जो आता है वो 2 आता है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1।
जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे। तो पर पी हमारा क्या आया, 2 आया, और क्यू क्या आया, हमारा 1 आया। दोनों इंटीजर्स हैं, पी और क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर्स, और नीचे में 0 नहीं है, यानी कि 2/1 जो आया, यानी कि 2 रेशनल होगा। 2 किसका वैल्यू है, √4 का। जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है वो रेशनल होगा, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, कोई ऐसा नंबर जैसे √5, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन √4 जैसे ही करते हैं तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर वो किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि ये रेशनल होगा। और जो रूट में दिया हुआ है और जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि ये इंटीजर्स होंगे ही नहीं। इसे जब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो √5 इंटीजर्स में कहीं आता ही नहीं है, वो तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 होते हैं और निगेटिव नेचुरल नंबर होता है ना, तो वो काउंटिंग्स में आते ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इरेशनल हो। जैसे अगर हम बोले बाबू कि 5 - √3, ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखो बच्चों, 5 - √3 को जब आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 - √3/1 करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 है बाय में से, ये तो 0 के इक्वल नहीं है, पहला कंडीशन तो फॉलो किया। अगर इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो p का जो वैल्यू है वो इंटीजर्स है ही नहीं, क्योंकि 5 में से √3 को सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते और कोई इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं आ सकता। तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर आपसे बोले अब कि √2 × √8 ये क्या है, तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये अंडर रूट में से 16 आएगा, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। जब जिसका वैल्यू 4 आ गया, यानी कि 4/1 इसे लिखेंगे, और ये हमारा रेशनल हो गया, तो √2 × √8 जो आया वो भी हमारा क्या आएगा, रेशनल। इस प्रकार से आप सारी बातें को आप मेरा समझ पाए होंगे कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर क्या है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो सेट होते हैं, जो समूह हैं, रियल नंबर और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कंबाइन कर दो तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता। रेशनल और इरेशनल, आप अब यहाँ पे समझिए बाबू, ये तो रियल नंबर के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर लिए। एक इमेजिनरी नंबर भी होता है जिसे केवल इमेजिन किया जा सकता है, जैसे √-3, √-4। क्या इसका आंसर कितना आ सकता है, क्या आप इसे बता सकते हैं क्या। नहीं बच्चे, इसका वैल्यू आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट में दिया हुआ है -4। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर x है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर रूट आप केवल पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। और जो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है वो इमेजिनरी नंबर ही कहलाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि √-1 अगर √1 का देगा तो आप इसे 1 तो निकाल लोगे, लेकिन √-1 का आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे इमेजिन कर लिया गया, इसका नाम आयोटा रख दिया। यानी कि अगर आप जैसे ही अगर कोई कैलकुलेशन देता है √-4, तो इसे हम लोग √-1 को अलग कर लेते हैं और √4 को अलग कर लेते हैं। तो √-1 को आयोटा कहेंगे, और √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू 2 आयोटा है। और ये वास्तव में से इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है, ये कल्पना की गई है, ये रियल में नहीं हो सकता है, इमेजिनरी नंबर है। और इसके बारे में आप 11th क्लास में और भी अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे।
इसमें से हम केवल आपको इसलिए बताया क्योंकि आप समझ पाएंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों डिफरेंस है, और क्लास 10th में केवल हमें रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन हम बता दिए कि इमेजिनरी नंबर नाम का भी कोई एक नंबर होता है जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा पूरा नंबर है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स यानी कि नंबर आप मान लीजिए, जिसमें से इमेजिनरी नंबर आता है। आप ये प्योर इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी नंबर को आप केवल इमेजिनरी नंबर मान लीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे केवल इतना ही मान सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हो अब रियल नंबर। तो रियल नंबर हम रेशनल और इरेशनल दोनों मिला करके हम पढ़े थे, और रेशनल के अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं। रेशनल में से जो है, रेशनल नंबर में से क्या आपका फ्रैक्शंस भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, और इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर, नेचुरल नंबर आते हैं। ये सारे नंबर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे आप एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? वास्तव में से डिवाइड का एक लिखने का तरीका है। आप इस तरीके को जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इस बार के सिलेबस में शायद डिलीटेड है। फिर भी नॉलेज के लिए आप सीख लीजिए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से हम आप कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं। कोई भी नंबर यहाँ पे 5 में से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 16 को, आप कहेंगे 5 3 या 15 आएगा, 1 रिमाइंडर बचा। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविजर होगा। डिविजर होगा। जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड होगा। जितनी बार में डिवाइड लगा है उसे हम लोग कोशेंट करते हैं, और जो नीचे बचता है डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग रिमाइंडर करते हैं। अब कोई भी दो ऐसा नंबर लेंगे, ए मान लेते हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारा बी है, उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम लोग बी मान लेते हैं। और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो ए है, जो कोटेंट आया उसे क्यू मान लीजिए, जो रिमाइंडर है उसे हम लोग आर मान लेते। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोटेंट प्लस में रिमाइंडर आता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने 16 में डिवाइड किए 5 से, तो डिविडेंड हमारा ए है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग डिविडेंड को ए के द्वारा लिखते हैं, केवल लिखते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी डिनोट कर सकते, ऐसी कोई भी रूल नहीं है जिसमें से ए ही लिखना पड़े। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ए और बी हम दो नंबर लेते हैं, जिसमें से ए में डिवाइड करते हैं 20 से, और कोटेंट क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समझने की बात है कि क्या ए की इक्वल आता है, तो यहाँ पे हम 16 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 1। आप LHS और RHS दोनों को आप सॉल्व कीजिए, ऐसे तो RHS को ही केवल सॉल्व कीजिए ना, तो 5 3 या 15 1 क्या है 16 है,
यानी कि वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइड देने वाले से छोटा होता है, यानी कि हम b से डिवाइड दे रहे हैं उससे हमेशा स्मॉलर होगा। और कहता है कि ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। कौन? रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 से लेकर के जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा होता है। जैसे यदि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या आ सकता है, कोई भी नंबर में से आप डिवाइड कीजिए, 5 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड कर लीजिए, तो इतना पता है कि 5 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। अगर 5 आएगा तो 5 से डिवाइड करके फिर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यानी कि 5 नहीं आ सकता है। 5 से जब भी रहेगा तो छोटा ही रहेगा। जैसे यहीं पे 5 से हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो वो हमेशा रिमाइंडर डिवाइड करने वाले यानी कि डिविजर से छोटा होता, तो रिमाइंडर का वैल्यू 1 आ सकता है, सॉरी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा। 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, और हमेशा b से छोटा। b किसको कहा गया? डिविजर को कहा गया। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में से हम कहते हैं कि कोई भी नंबर में से जब हम डिवाइड करते हैं, कोई नंबर a ले लिया जाए और इसको डिवाइड किया गया b से, और कोटेंट q है और रिमाइंडर r आ जाए, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r लिखा जाएगा, जहाँ पे r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा b से छोटा होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आखिर इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम क्यों रखा गया? इसे हिंदी में कहते हैं आधारभूत थ्योरम, आधारभूत प्रमेय। सॉरी, ये होता क्या है, इसका नाम क्यों दिया गया? आप इसे पहले से भी पढ़ते हैं, केवल टेक्निकल नाम में चेंजिंग है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़े होंगे ना, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का है। कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को जब आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आप एक्सप्रेस करते हो, जिसे हम लोग का फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, यही हमारा प्राइम फैक्टर आता है। और ये एक यूनिक आता है। यूनिक का मतलब कि अगर कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, उसे किसी भी तरीके से लिखो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन उसके प्राइम नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे आप कोई एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख करके देख सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम से हम ये समझे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना ही हमारा फंडामेंटल थ्योरम तो यही कहता है कि उसको जब आप प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो वो यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक होगा, उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। चलिए हम बात करते हैं इसमें से। कंसिडर द नंबर, एक मिनट बच्चे, हम एक पेज लेकर के हम आपसे बात करते हैं। जैसे 100 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो 100 का हम कैसे लिखेंगे? 100 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 5 5 या 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1। इसे तब तक प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं जब तक कि इसका ये 1 ना आ जाए। यानी कि 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ना, अब फिर 100 को कोई और तरीके से लिख लीजिए। आप इसे लिख लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसके ऑर्डर में चेंज आ गया कि 2 के बाद 5 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, लेकिन यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी 2 2 5 है, तो यहाँ पे भी 2 हमारा 2 ही है और 5 भी हमारा 2 ही है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा।
अगर आप लिखना चाहें तो 100 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है और यही चीज कह रहा है कि ये कभी चेंज नहीं होता है और इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। और ये अर्थमेटिक का बेस है। अगर आप अर्थमेटिक पढ़ने जाएं और फंडामेंटल थ्योरम आप नहीं जानते हो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम जिसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, इसके माध्यम से जो है हम आगे एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझ पाए होंगे। अब कहता है कि यहाँ यहाँ बच्चे 4 टू द पावर n है। कहता है कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो चेक करना है कि n के कोई भी वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n, यहाँ पे 4 टू द पावर n लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से बात कीजिएगा। ये 4 टू द पावर n लिखा हुआ है। ये इसका इंड जो है 0 पे हो सकता है या नहीं। सबसे पहले ये बता दे बच्चे आप लोग कि 0 पे समाप्त होने के लिए हमें चाहिए क्या। जैसे सपोज दैट 0 पे समाप्त हो रहा है 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये आएगा 2 इंटू 5। 20 0 पे समाप्त हो रहा है तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 इंटू 5 आया। 30 का कीजिएगा तो 20 यानी कि 2 इंटू 3, नहीं एक सेकेंड बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। आप इसी प्रकार से कोई भी करें, सभी जगह एक एक 0 आया है। इसमें से एक 2 और एक 5 है, इसमें भी एक 2 और एक 5 का, एक 2 और एक 5। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बैठेगा यानी कि एक 2 और एक 5 का जब जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा तभी वो 0 लाता है। जैसे अगर 4 है तो 4 टू द पावर n है, तो अगर 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा और इस पे पावर क्या दिया हुआ, n दिया हुआ है ना। अब देखिए पावर कुछ भी देने से प्राइम नंबर चेंज नहीं होता है, प्राइम नंबर वही रहता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसका नंबर बढ़ जाता है। अगर 4 पे पावर 1 दे तो ये 2 इंटू 2 होगा, अगर 4 पे पावर 2 दे दे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। लेकिन जब हमारा 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही प्राइम नंबर है तो 4 पे पावर n पे कितना ही पावर दे दीजिए प्राइम नंबर केवल 2 ही आएगा। अब कह रहा है कि ये 0 पे समाप्त होता है या नहीं, इसे चेक करना है। यानी कि चेक करने के लिए हमें जो है 0 लाने के लिए एक 2 और एक 5, कम से कम एक 2 और एक 5 आना चाहिए, और यहाँ तो केवल 2 है, 5 तो है नहीं। अब 4 पे पावर कुछ भी रखो 5 तो कभी आ नहीं सकता है क्योंकि प्राइम नंबर पावर से आते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टू द पावर n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होती है। 4 टू द पावर n डज नॉट एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। यहां तक आप समझ पाए होंगे बच्चे कि 4 टू द पावर n क्यों 0 पे समाप्त नहीं हुआ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम सीखना है। हम एक ही बार में दोनों चीज़ों को समझा रहे हैं और एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है इस चीज़ को भी आप समझिएगा। हम दो नंबर लेते हैं, एक नंबर 10 ले लेते हैं और एक हमारा 16 ले लेते हैं। यही दोनों नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
16 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, है ना। इसका आपका लिखने का एक और तरीका होगा, इसे 2 इंटू 5 ही लिखेंगे, लेकिन इसे आप जो है 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका सबसे पहले HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो कैसे निकालते हैं, जो भी आपका कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों 2 को आप कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में से क्या है, 2 कॉमन। इसके अलावा क्या और भी कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा है। तो जो दोनों में से कॉमन आया वही हमारा HCF हो। एलसीएम की बात कर ले, एलसीएम एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से जो कॉमन आया सबसे पहले उसे तो आप लिख लीजिए, जो नहीं कॉमन आया उसे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 80 हमारा एलसीएम है। HCF 2 आया और एलसीएम 80 आया। HCF वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वो वैल्यू होता है किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का, वो वैल्यू होता है और वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है जो दिए हुए 2 या 3 नंबर, जितने नंबर का हम HCF निकाल लें वो नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर ले, यानी कि उस नंबर को डिविजुअल कर ले, या उस नंबर का फैक्टर होता है। यानी कि 2 से 10 और 16 दोनों क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। 2 से क्या होते हैं, 10 और 16 दोनों क्या होते हैं, डिविजुअल होते हैं। लेकिन एलसीएम हमारा 80 आता है। एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर से डिविजुअल होता है, यानी कि 80 जो है 10 से भी डिविजुअल है और 18 जो है 16 से भी डिविजुअल है। तो HCF और एलसीएम दोनों में से यही फर्क होता है कि HCF से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिविजुअल होता है और वो सबसे छोटा नंबर होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि 80 जो है 10 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, और जो HCF 2 आया इससे ये दोनों नंबर कट रहे हैं। 2 से 10 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। और एक और मेथड समझ लीजिए HCF और एलसीएम निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है लेकिन बनाने का तरीका अलग है। आपसे 2 नंबर दे दिया जाएगा और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया जाएगा और वो पावर के रूप में लिखा हुआ रहेगा, पावर के फॉर्म में। और ऐसा जो है एग्जाम में से बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपसे उसका HCF और एलसीएम निकालने के लिए कर दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, हम उस नंबर को हम आपको दे करके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा उस नंबर का। एक नंबर ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4। और एक नंबर बी दिया हुआ है जो हमारा दिया हुआ है, एक सेकेंड में, 2 पे टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। सारे के सारे कॉमन मिल रहे हैं, एक विदाउट कॉमन भी लिख लेते हैं, इंटू में से 7 टू द पावर 7 लिख लेते हैं। चलिए अब दोनों का सबसे पहले आपको HCF निकालना है फिर एलसीएम निकालना है, यानी कि आपसे कह दिया जाए कि HCF ऑफ ए बी का HCF आप फाइंड कीजिए। आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो दिया हुआ है वो पावर में दिया हुआ है, यानी कि उसके ऊपर पावर दिखाओ, लेकिन है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। सब सबसे पहले कॉमन प्राइम को आप ढूंढिए, HCF निकालने केवल कॉमन आएगा, याद रखिएगा। तो 2 और 2 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, 7 तो आएगा ही नहीं।
तो हम ऐसा करते हैं, 7 को हम पहले से ही नेगलेक्ट कर देते हैं, 7 को हम पहले से ही हटा देते हैं, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और दोनों में से आप पावर को चेक कीजिए, जो स्मॉलेस्ट पावर हो आप उसे नोट डाउन कीजिए। तो ए का ए में से जो है 2 टू दी पावर 2 दिया हुआ और बी में से 2 टू दी पावर 5 दिया हुआ है। तो ए में से हमारा 2 टू दी पावर 2 दिया हुआ है, तो हम 2 पे पावर 2 लेंगे। छोटा पावर क्या है 2 है, तो हम छोटा पावर को ही लेंगे। HCF में छोटा पावर लेना है, जो कॉमन टर्म है उसमें से छोटे पावर को हमें लेना है, और जो मिल ही नहीं रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे। फिर 3 भी कॉमन आ रहा है, तो लेकिन 3 पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 टू दी पावर 1। फिर हमारा 5 कॉमन आ रहा है प्राइम नंबर में से, और इसमें से छोटा पावर क्या है 2 है, तो 5 टू दी पावर 2। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही हमारा इसका HCF आएगा। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम एलसीएम में भी हम सबसे पहले कॉमन वाले को ही लिखेंगे, लेकिन कॉमन में से अब हम ग्रेटेस्ट को लिखना है, जो बड़ा है, जो क्या है बड़ा है। जैसे 2 टू दी पावर 2 दिया हुआ है, 2 टू दी पावर 5 दिया हुआ है, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है हमारा 2 टू दी पावर 5, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे इनटू 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 पे पावर क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। फिर 5 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 पे पावर बड़ा क्या है, एलसीएम में से पावर बड़े पावर वाला को लिखना है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो बड़ा पावर वाला 5 टू दी पावर 4 है उसे लिख लेंगे, इनटू जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे सेम टू सेम आप लिख दीजिए, इनटू में से क्या आएगा 7 आएगा। आप इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। बातें आप मेरे समझ पाए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। चलिए बच्चे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम दिया हुआ है कि पी जो है एक प्राइम नंबर है और पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कहता है कि पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए बाबू, मानना क्या है, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। सपोज दैट ए स्क्वायर है, इसका मतलब है अगर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करें जिसमें से पी आएगा, मान लेते हैं P1 P2 P3 P4, इसी तरह से आएंगे। और जैसे ही इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो इसकी संख्या डबल हो जाती है, यानी कि P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 कर सकते हैं। और फिर जो है इसकी संख्या डबल हो जाएगा, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 ये भी आ जाएगा। इसकी संख्या और भी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम इसके पहले भी हम बात कर चुके थे कि अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल उसके प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन कोई प्राइम नंबर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए हमारा प्राइम नंबर है, पी जो है एक प्राइम नंबर है, और पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर में पी मौजूद है, तो ए में भी तो पी होना चाहिए। तो जब ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा। जैसे सीधी सी बात है, अगर हम करते हैं बाबू कि 10 जो है वो 2 से डिविजुअल है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी तो 2 आएगा ही ना, उसको भी छोड़ दीजिए। आप कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 36। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है,
और ये 3 से डिविजुअल है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 में 3 है, 6 के स्क्वायर में 3 है तो 6 में भी तो 3 है, यानी कि 2 इंटू 3, और 6 का स्क्वायर किए हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 आया, यानी कि जो स्क्वायर में है 2 और 3, अगर 2 से डिविजुअल 6 का स्क्वायर है तो 2 से डिविजुअल 6 भी होगा, 3 से डिविजुअल है 6 का स्क्वायर तो 3 से डिविजुअल 6 भी होगा। इस बात को आप समझिए। इसका केवल यूज है, एक यूज है, जब हम प्रूफ करते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, उसमें से इसका यूज होगा। आप वहां पे इस बात को समझिएगा कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 6 का स्क्वायर है, इसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से 6 का स्क्वायर डिविजुअल है तो 6 भी 2 से डिविजुअल होगा। इतनी सी बात आप ध्यान में रखें। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या मान लिए कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। √2 इज इक्वल टू पी वाई क्यू हो जाएगा, जहां पे हम कहेंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात होती है, एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। यानी कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। जब पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो यानी कि वो दोनों कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं, दोनों और स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में से स्क्वायर कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू पी वाई क्यू का स्क्वायर कर देंगे। जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 आता है, और पी वाई क्यू का स्क्वायर कर देते हैं तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आ जाता है ना। इसे आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। क्यों? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या, वो नंबर उससे डिविजुअल है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजुअल है। और 2 क्या है? आप कहेंगे कि 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो p भी तो 2 से डिविजुअल होगा, तो p इज डिविजुअल बाय 2। जब p 2 से डिविजुअल होगा तो हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2a। जब 2 से डिविजुअल है तो p का वैल्यू आप 2a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब p का वैल्यू 2a आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और p का वैल्यू जो 2a है इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। पुट कर देते हैं, पुट p इज इक्वल टू 2a। आप पूछेंगे 2a, जब 2 से डिविजुअल होता है ना तो उसे हम लोग 2 इंटू समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। 2 इंटू समथिंग लिखेंगे तो 2 का मल्टीपल जो भी आएगा, 2 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम a मान लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो p इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू 2a पुट कर दिए,
p का वैल्यू जब हम 2a पुट कर देंगे तो 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर होगा। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2a का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। आप इसे 2 से और 2 को काट देंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो आया वो 2a स्क्वायर है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो क्यू का भी वैल्यू जो आएगा वो कुछ ना कुछ 2 के मल्टीपल में आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, क्यू डिविजुअल होगा क्यू। तो इसे हम लोग 2b लिख लेते हैं। इसे इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। आप इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखिएगा तो p का वैल्यू 2a आया और q का वैल्यू क्या आया, 2b आया। ये दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और हम ऊपर जो माने हैं कि दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया। इसका मतलब हमारा ऊपर जो हम लोग माने हैं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, ये गलत हो गया। और जैसे ही गलत हुआ हमारे सामने वो कंडीशन आ गया कि ऊपर वाला जो माने हैं वो गलत हो गया, तो यानी कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही हमारा प्रूफ है बच्चे। इसे आप अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से एग्जाम में से आप इसे सही से बना सकते। आप इस चीज को समझें, यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुआ उसे हम पहले ही बता चुके हैं। अभी जिस चीज का हम जिक्र किए वो यहाँ पे था। नेक्स्ट एक और हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसे भी मान लेते हैं कि ये हमारा रेशनल है। तो इसका मतलब 3 + 2√5 को हम रेशनल मानेंगे तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2√5 इज इक्वल टू, तो ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो p/q -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे √5 की बात करें और यहाँ पे एलसीएम ले लें q को, तो p -3q आ जाएगा और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, बटे में से 2q है। आप यहाँ देखिए p q और q 3 2 सब इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो वो भी इंटीजर्स के ही फॉर्म में आता है। तो यानी कि ये तो हमारा रेशनल आया। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये पार्ट में से सारे के सारे इंटीजर्स हैं और सब हमारा क्या है, रेशनल आया। और √5 क्या है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है और रेशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो हमारा ऊपर जो हम माने हैं, लेट किए हैं, वो रॉन्ग हो गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। बच्चे आप हमारे बात को समझ पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो रेशनल और इरेशनल के बारे में है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या ऐड सब्ट्रैक्ट दो नंबर का क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर है या दो सेम इरेशनल नंबर है, उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है। इसी बात का हम जिक्र करेंगे आप लोग के साथ। एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ टू सेम इरेशनल नंबर, सेम इरेशनल नंबर ले लेते हैं √2 और +√2। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये 2√2 आया। जैसे एक आम है एक आम है, दोनों आम को ऐड करेंगे तो 2 आम हो जाएगा ना। उसी प्रकार से √2 + √2 किए तो 2√2 आया। इसमें से कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चीज़ को आप समझते चलिएगा कि सेम चीज़ जहाँ पे ऐड होता है तो वो डबल हो जाता है। अगर यही 3 बार रहता है √2 + √2 + √2, तो ये क्या हो जाता है, 3√2 आ जाता है। यही 4 बार रहता है तो 4√2 आ जाता है। 5 बार रहता है तो 5√2 आ जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें, जैसे √2 है, अब माइनस कर दिया √2 का, तो जब जैसे सेम नंबर का सब्ट्रैक्ट आता है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम इरेशनल नंबर का कैसे होता है ये आप समझ पाए होंगे। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, अलग अलग हैं,
तो उसे आप सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें, जैसे √2 और प्लस में √3 कर लेते हैं। इसे कुछ आप नहीं कर सकते हैं, इसे डेसिमल में ला करके आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा रहने छोड़ दी, यही आपका आंसर। इसे आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते। अगर √2 माइनस √3 दे दिया जाए तो इसे आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई इसमें से दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों का अलग अलग, सेम रहता तो हम कर भी सकते थे, लेकिन डिफरेंट है, हम इसका नहीं कर सकते। ये जैसे है वैसे ही रख। अगर हाँ इसका आपको आपसे डेसिमल में वैल्यू पूछेगा तो आप √2 का वैल्यू निकाल लीजिए, √3 का वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू नहीं आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपसे केवल √2 का रियल अगर वैल्यू पूछ लिया जाए तो वास्तव में से इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आप केवल अप्रॉक्स बता सकते हैं, इसका रियल वैल्यू हम क्या कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इसका डेसिमल में भी परफेक्ट हमें नहीं आ पाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट रेशनल और इरेशनल नंबर का। अगर जैसे 3 दिया हुआ प्लस में से √2 दिया हुआ है, इसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करना है, आप नहीं ऐड कर सकते। डेसिमल में केवल इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 3 माइनस √3 है, इसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। हाँ, अब दो रेशनल इरेशनल नंबर सेम दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है, जैसे √2 इंटू √2। इसका वैल्यू जो आता है वो 2 आता है। कैसे आता है उस चीज को हम जिक्र कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो √2 इंटू √2 कर रहा है, तो अंदर रूट में से 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 कर देंगे तो अंदर रूट में से 4 आएगा, और √4 यानी कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। आप अगर √2 है तो इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2। और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि √2 इंटू √2, इससे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे तो इसका वैल्यू 2 टू द पावर 1 है। उम्मीद है बच्चे कि आप हमारे इस बात को समझ पाएंगे। सेम इरेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर रूट में होता है वही हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। जैसे अगर 3√2 n2 में से 3√2 दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट जो आता है ना वो रेशनल आता है, ये भी याद रखिएगा, इसका प्रोडक्ट जो आता है वो रेशनल आता है। 3√2 इंटू 3√2 करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा क्या आएगा, 9 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये हमारा 2 आ जाएगा, 9 2 जा 18। 18 हमारा क्या आया, और 18 क्या है, रेशनल है। 18 हमारा रेशनल नंबर है। कोई भी दो सेम इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमेशा रेशनल आता है। आगे हम बात करते हो बाबू कि दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, जैसे √3 है इंटू √2 है। तो दोनों में से रूट है तो रूट ही लगा करके जो है दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 कर दीजिए, यानी कि अंदर रूट 6 आ जाएगा, रूट का 6 आएगा। आप यहाँ पे √3 यानी कि 2√3 इंटू 3√2 लिख सकते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट का 6 आएगा। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा, बशर्ते जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो तो रेशनल आ जाता है ना। जीरो को जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जीरो को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो हमारा क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो जीरो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा जीरो ही आता है। हम ये सारे इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे को ये बेसिक नहीं पता होता। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जैसे 3 इंटू √2 कर देते हैं, तो इसको कुछ नहीं, एक साथ लिख देना है 3√2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से अदर देन जीरो कर लीजिएगा, अदर देन जीरो से मल्टीप्लाई हम बता चुके हैं,
इसका आधा अर्थ 0 कर लीजिएगा। अगर 5 इंटू √6 है तो इसे हम लोग 5√6 लिख लेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? आप लोग का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम जो है डेसिमल फॉर्म जानते हैं। देखो बच्चे, डेसिमल फॉर्म जो है मेनली रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये है क्या? जैसे अगर 5 से 18/5 लिख लेते हैं, इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि 5 से 18 में डिवाइड करना है, 5 डिवाइड 18 करना है। तो 5 से हम 18 में डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। जब ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 आएगा, तो इसे अब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट देंगे, डेसिमल देंगे, डेसिमल देने के बाद एक जीरो फ्री में आता है, तो जीरो हर एक स्टेप पे एक जीरो आप हमेशा लिखते जाएंगे। 5 6 जा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से कट गया। डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू जो आया वो 3.6 आया। यानी कि इस प्रकार के डेसिमल, जब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद पूरी तरह से कट जाए या जीरो रिपीट करने लगे, आप इस तरह से इसके बाद हम जीरो भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, यानी कि जीरो बार बार आ जाए या डिवाइड करने पे पूरी तरह से कट जाए डेसिमल के कुछ अंक डिजिट के बाद, तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसी में से अगर हम बात करें 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 को जो है 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करना है किसको, 5 को, तो 3 1 जा 3 आएगा 2, डेसिमल देंगे 0 आएगा। 3 6 जा 18, 2 आया, डेसिमल दिया 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, 3 6 जा 18। आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये कभी ना कटने वाली डिवाइड है। आप कितना ही बड़ा करते जाएंगे हमेशा 2 आते जाएगा, 0 आप उस पर लिखेंगे, 20 आएगा, 3 6 जा 18 आप उस पर लगाएंगे, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 6 जा, यानी कि 6 6 6 6 ये आते चला जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो 1.666 इस तरह से आया। क्या इस नंबर को हम लोग जो है, हाँ, इस नंबर में क्या रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। आप इसे चाहे तो 1.6 पे रेकरिंग भी आप दे सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1.6 पे डॉट भी दे सकते हैं। ये तीनों एक ही है। इसमें से कोई एक खास नंबर जो 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, और वो डिवाइड कितनों ही देते जा रहे हैं, वो कभी कट ही नहीं रहा है, कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद कितनों ही डिजिट तक लेते जाएं वो समाप्त ही होने वाला नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इससे जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, इसे क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये समाप्त नहीं होने वाला, और रिपीटिंग का मतलब कोई नंबर कोई डिजिट बार बार रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा। यहाँ पे क्या दोहरा रहा है, 6 दोहरा। तो इस डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम आपसे √2 का स्क्वायर रूट का को इसको डेसिमल के फॉर्म में पूछेंगे आपसे, तो जब आप इसे डेसिमल के फॉर्म में आप निकालेंगे ना, तो इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही नहीं आएगा। आप निकालते जाएंगे, ना ही ये कभी समाप्त होगा और ना ही ये रिपीट हो। जैसे एक एग्जांपल में लिख लेते हैं 1.01 इस प्रकार के नंबर आएंगे, इसमें से कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि सर 1 रिपीट नहीं, 1 नहीं रिपीट हो रहा है,
एक बार 0 आया, फिर डबल 0 आया, फिर ट्रिपल 0 आया, ये रिपीट नहीं कर रहा है। इस प्रकार के जो नंबर हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे हमारे बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ये जो दो नंबर हैं, एक अलग पेज पे इसी पे समझिए, ये जो दो नंबर हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। इसे PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसे हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वो इरेशनल कहलाता है। और जो इरेशनल होगा उसे तो हम PYQ के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते उसका तो आप यहीं पे एग्जांपल देखें। और एक बातें जो समझनी है उस बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई नंबर कोई भी रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में दिया हुआ है, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ जाए, यानी कि नीचे वाला का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें 2 to the power m इंटू 5 to the power m n। इसका मतलब समझिए, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे अगर हम बोले बाबू कि 6/10 लिख लीजिए, तो सबसे पहले 6/10 में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसे आप काट लीजिए। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये हमारा 3/5 आया। अब नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आप कहिएगा कि सर ये तो प्राइम नंबर ही दिया हुआ है, तो प्राइम नंबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, यानी कि Q का वैल्यू 5 आया है। इसमें 2 नहीं है लेकिन 5 तो है। 2 to the power m इंटू 5 to the power n में से 5 है, 2 नहीं है। ऐसा करते हैं ना, 2 to the power 0 लिख लेते हैं, इसका वैल्यू 1 आता है, क्योंकि 5 को हम 5 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, और 1 को 5 इंटू 2 to the power 0 लिख सकते हैं। इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर केवल 5 है तो उसमें से 2 to the power 0 आता है, क्योंकि उसमें से हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर केवल 2 आया वो भी है, 2 और 5 दोनों आया वो भी सही, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर केवल क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ऐसे रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे 3/5 है तो 5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए 3 में से, तो नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट दे देते हैं, 0 5 6 जा 30, डिवाइड हो गया ना। यानी कि इसका वैल्यू आएगा 3/5 का वैल्यू आएगा 0.6। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी प्रकार से आप दूसरा ले लीजिए, सपोज दैट क्या ले ले 7/20 ले लेते हैं। अब कहिएगा 20 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5, इसमें से 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, यानी कि 2 और 5 दोनों, यानी कि दो ही प्राइम नंबर है, या तो 2 है या तो 5 है, और यहाँ पे तो 2 और 5 दोनों है ना। तो इसका भी डेसिमल फॉर्म क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम? हमें तो नहीं होना चाहिए। अब 20 से इसको आप डिवाइड कर लें, ठीक है ना, तो आएगा 0.35। अब अगर कहता है Q का वैल्यू, अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, एक रेशनल नंबर हमारा फिर लेते PYQ, और Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के इक्वल ना हो,
यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए। जैसे अगर हम बोले 7/15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। तो 2 और 5 के अलावा 3 भी तो आ गया, यानी कि इसका डेसिमल, इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। कैसे डेसिमल होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एनी क्वेश्चंस? उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस। अब हम इसका अब हम बात करते हैं PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए। कोई भी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है उसे PYQ के फॉर्म में कैसे लिखें। टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं 3.65 ले लेते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेसिमल दिया हुआ है आप उसे सबसे पहले काटेंगे और उसके बदले 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद जितना डिजिट दिया हुआ है उतना 0 दे देंगे। तो डेसिमल के बाद एक 6 है और एक 5 है, तो 2 डिजिट हुआ, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के लिए 2 0 दे देंगे। तो ये आया 365/100। और दोनों जो है 5 से डिविजुअल है, 5 से कट रहा है, तो आप इसे 5 से काट लेंगे। तो 5 2 जा 10, 20 आएगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, यानी कि ये आया 73/20। क्या बातें समझ में आया बच्चे? एक और फॉर्म दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में चेंज करने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे अगर हम बोले बाबू कि 0.3 पे रेकरिंग, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.333, है ना, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 0.3 पे डॉट। तीनों एक ही है, इसे PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा करते हैं बच्चे, हम इसके दो मेथड बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड बताएंगे और एक लॉन्ग मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है उसे बाद में समझेंगे, पहले लॉन्ग मेथड को आप लोग समझ लीजिए। कैसे दिया हुआ है 3.333, सॉरी 0.33, आप इसे x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.333 या फिर इसी को 0.3 पे रेकरिंग, या फिर इसी को 0.3 पे डॉट का है, कोई भी मान लेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है 1 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है और डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ है कि 1 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप क्या करें, इसे जब 1 डिजिट सिंगल डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो लिखेंगे 10 इज मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू, जब हम 10 से कोई भी नंबर में, कोई भी डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3.5 दिया हुआ है, इसमें से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, 5 2 दिया हुआ है, इसमें से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35.2 आ जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा आता है? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो है तो 3 5 2 और 0 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे तो 35 पॉइंट, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे बाद डेसिमल एक अंक आगे चला जाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब क्या आप इसे लिख सकते हैं इस 10x को, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं ना। या फिर 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 0.3333 जो है उसे हम लोग x माने तो इसे हम, इसके हम जगह पे क्या लिख लें, x लिख लेते हैं।
यानी कि ये जो नंबर है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लिए, x नोट डाउन कर लिए, x लिख लिए। अब इस x को दूसरे साइड लेकर के चले जाइए, तो 10x माइनस x करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 10x में से x को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और जैसे ही x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आप कर लेंगे 3/3, तो सॉरी 3/9 आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका वैल्यू आया 1/3। और 1/3 किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। x हम किसे माने, 0.33, यानी कि ये सब का वैल्यू आएगा 1/3। कब, जब हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हों। हम इसी को जो है कुछ चीज़ों को शॉर्ट मेथड में हम लिखने के लिए आपको सिखा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। एक नंबर ले लेते हैं 3.74 पे रेकनिंग, 43 ले लेते हैं, इस पे रेकनिंग। इसे p/q के फॉर्म में लिखना है, इसका वैल्यू p/q के फॉर्म में क्या होगा, इसका शॉर्ट मेथड समझिए। सबसे पहले आपको ये टोटल नंबर बिना डेसिमल वगैरह सब छोड़ करके आप लिख दीजिए, यानी कि ये टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3743। अब इसमें से जितने नंबर पे रेकरिंग दिया हुआ है उसे छोड़ करके बाकी जो बचा है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 37 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, बाय में लिखेंगे। डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, आप देख रहे होंगे कि टोटल जो डिजिट है वो 3, तो आप 3 9 दे देंगे, 3 9 देंगे। और आप यहाँ पे इस चीज को भी देख रहे होंगे कि डेसिमल और रेकरिंग के बीच में एक ऐसा नंबर है जिसमें रेकरिंग नहीं है, तो आप उस नंबर के बदले एक 9 को, यानी कि एक नंबर है तो एक 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पे 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 में से यहाँ 0 आ जाएगा, 3760, और बाय में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990 आएगा। यही हमारा आंसर हो, यानी कि इसे p/q के फॉर्म में से हम इस फॉर्म में लिख सकते, सबसे आसान तरीका है। और लेकिन बोर्ड एग्जाम में से जो है आप ऐसे नहीं लिख सकते, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको लॉन्ग मेथड ही जाना होगा, जो हम पहले आपको सिखाएं। एक और क्वेश्चन हम आपको सिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा आप मेरे बात को। फोर पॉइंट 03 पे रेकरिंग है, इसे p/q के फॉर्म में लिखिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 43 को लिख देंगे, इसमें से आप माइनस कर देंगे 4 को, जिस पे रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग के अलावा जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना 9 देना है, और डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितने नंबर हैं, तो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है तो -0 होगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39/9 है, यही हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं, 4.03 पे रेकरिंग, 03 पे रेकरिंग, इसे आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप टोटल नंबर लिखेंगे, तो 403 आएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग नहीं है किस पे, 40 पे, बटे बाय में से लिखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 9 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, तो डेसिमल और रेकरिंग के बीच में एक डिजिट है तो एक 9 से माइनस कर देंगे,
तो जब हम इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 363 बाय में से 90 आएंगे, यही हमारा आंसर हो। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सेशंस में से बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में से। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। और बच्चे बहुत सारे बच्चे का ये समस्या होगा कि सर क्वेश्चंस क्यों नहीं बता रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चंस जो है हम आप लोग के लिए अलग से दो चार वीडियो करके जो है हम आपको सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक का हम आपका डील कर देंगे। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट को समझिए, रिवीजन करते रहिए, बुक से बनाइए, और जो डाउट आता है एनसीईआरटी बुक के लिए तो वो हमारे चैनल पे जो है, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी को जो है आप देखते रहिए। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते, जो भी डाउट नहीं आते, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आता है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस आधार से आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट को हम जाने कि आखिर बच्चे चाहते क्या हैं हमसे, क्या उन्हें नहीं आ पा रहा है, कौन सी चैप्टर में से ज़्यादा समस्या है, आप ये भी लिख करके आप हमको भेजें। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसी चैप्टर को सॉल्व किया जाए, उसी चैप्टर को बताया जाए। चलिए बच्चे, धन्यवाद।